देख रहे हैं खबरदार। मैं हूं श्वेता सिंह। सबसे पहले खबरों को खबरदार के लेंस से देख लेते हैं। जासूसी कांड को विपक्ष अपनी पॉलिटिक्स में निखार लाने वाले सॉफ्टवेयर के रूप में देख रहा है। राहुल गांधी सहित पूरे विपक्ष और बीजेपी के बीच आज जासूसी कांड पर दंगल होता रहा और विपक्ष की हम साथ साथ हैं वाली तस्वीरों के साथ भविष्य की संभावनाएं दिखाई देती रहीं। जासूसी पर इस सियासी मैच को कैसे 2024 के लिए हो रहे प्रैक्टिस मैच में बदला गया, इसे ध्यान से देखिएगा। जब देश के दो राज्यों के बीच दुश्मन देशों जैसा झगड़ा चल रहा हो तो हमेशा खबरदार रहना चाहिए। पूर्वोत्तर भारत के ये दोनों राज्य हैं असम और मिजोरम। टकराव के हालात ये हैं कि असम अब मिजोरम बॉर्डर पर 4000 जवान तैनात करने की तैयारी कर रहा है। इस तनाव के बीच आज तक की टीम ने ग्राउंड रिपोर्ट भेजी। असम मिजोरम बॉर्डर पर आज के हालात क्या हैं और प्रत्यक्षदर्शियों ने हमें जो कैमरे पर बताया उसके आधार पर पूरी इनसाइड स्टोरी आपको हम बताएंगे। इसके बाद केरल में हुए कोरोना ब्लास्ट का जमीनी विश्लेषण करेंगे। सवाल यह है कि रोज सामने आने वाले कोरोना मामलों में से आधे से ज्यादा मामले केरल से क्यों आ रहे हैं? वैक्सीनेशन में आगे रहने के बावजूद वहां बहुत तेजी से कोरोना फैला है। केरल का नया आंकड़ा डरावना है। वहां एक दिन में 22,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए। वहां का टेस्ट पॉजिटिविटी रेट 12% हो गया है, जबकि WHO के अनुसार यह 5% से कम होना चाहिए। केरल की इस हालत को डिकोड करेंगे। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने दिल्ली में आज एक ऐसा काम किया है जिससे चीन को जबरदस्त मिर्ची लगी होगी। ब्लिंकन ने आज दिल्ली में तिब्बत के धर्मगुरु दलाई लामा के एक प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की और कहा कि भारत और अमेरिका हमेशा से लोकतंत्र के समर्थक रहे। समझने वाली बात यह है कि तिब्बत और दलाई लामा, ये दो शब्द चीन की सत्ता की दुखती रग है। तिब्बत को बुलेट ट्रेन से जोड़ रहा चीन कूटनीति की इन लच्छेदार बातों से कितना चिढ़ता है, ये देखिएगा। और शुरू में ही आपको एक्स्ट्रा खबरदार कर देते हैं। फाइजर ने अपने कोरोना वैक्सीन को अपडेट कर दिया है। अब वो इसकी सेफ्टी से जुड़ी स्टडी को अगस्त में शुरू करने वाली। इस वैक्सीन को खास तौर पर कोरोना से के डेल्टा वेरिएंट को टारगेट करने के हिसाब से अपडेट किया गया है। इस बूस्टर डोज से फाइजर को कमाई का भी बूस्टर मिलेगा। अनुमान है कि इस साल इस वैक्सीन से फाइजर को 2.5 लाख करोड़ रुपए की कमाई होगी। वैक्सीन अपडेट में फाइजर का शुभ लाभ है। पेगासस जासूसी मामला अब विपक्ष का हथियार बन गया है, जिसे वो सरकार पर इस्तेमाल कर रही है। विपक्ष ये है कि दिलचस्प ये है कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने आज सरकार पर हमले में इस बात पर जोर दिया कि सरकार ने नागरिकों के फोन में हथियार डाल दिया है। राहुल समेत पूरे विपक्ष का आरोप है कि संसद में पेगासस जासूसी पर बहस न कराकर सरकार सवालों से भाग रही है। दूसरी तरफ पेगासस जासूसी मामले को पहले ही साजिश का हथकंडा बता चुकी सरकार ने विपक्ष पर जनता के मुद्दों से भागने और संसद को न चलने देने का आरोप लगाया। सरकार और विपक्ष दोनों का रुख सख्त है और संसद में गतिरोध टूटने के आसार नजर नहीं आ रहे। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं मंत्री जी को बधाई देना। संसद के मॉनसून सत्र का हंगामा तो सरकार के लिए आउट ऑफ सिलेबस हो गया। लेकिन मैं यह मंत्री से सरकार की तैयारी थी कोरोना पर विपक्ष का जवाब देने के लिए, लेकिन विपक्ष के प्रश्न पत्र में पेगासस से जासूसी के सवाल हैं। आगे की कार्रवाई। संसद से सड़क तक विपक्ष ने पेगासस जासूसी मामले पर मॉनसून सत्र का एक भी दिन शांति से गुजरने नहीं दिया है। नो प्ले कार्ड्स, नो प्ले कार्ड्स। ये सेक्रेटेरिएट और तो और संसद से सड़क तक सरकार को कैसे जासूसी मामले पर घेरा जाए, इसकी रणनीति तैयार कर ली। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी समेत 14 विपक्षी पार्टियों के नेता एक छत के नीचे जुटे और पेगासस पर संसद में बहस के लिए टस से मस नहीं होने का ऐलान कर दिया। जबकि सरकार कह रही है चर्चा करनी है तो कोरोना पर करो। आपके फोन के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने एक हथियार डाला है। हमारा सिर्फ एक सवाल है, क्या हिंदुस्तान की सरकार ने पेगासस को खरीदा, हां या ना? क्या हिंदुस्तान की सरकार ने अपने लोगों पर पेगासस हथियार का इस्तेमाल किया, हाँ या ना? तो सदन में बात क्यों नहीं होनी चाहिए? क्या कारण है कि सदन में बात नहीं हो रही है?
ये सवाल है। माननीय खड़गे जी ने, माननीय सोनिया जी ने सत्र शुरू होने से पहले एक पत्र लिखा था कि कोविड पर चर्चा हो, सदन बुलाने की बात भी कही थी और सरकार ने तो सदन जब से चला पहले दिन से माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि सरकार चर्चा के लिए तैयार है। आखिरकार जो दुनिया के सामने इतनी बड़ी चुनौती है महामारी के रूप में, उस पे भी अगर ये लोग चर्चा करने के लिए तैयार नहीं, जनता से जुड़े विषयों पर भी चर्चा करने के लिए तैयार नहीं, तो विपक्ष क्या चाहती है? केवल कागज फाड़ के स्पीकर के ऊपर फेंकना, कागज फाड़ के मंत्रियों के ऊपर फेंकना, मंत्री के हाथ से स्टेटमेंट छीन के उसको फाड़ देना। क्या ये चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है? सरकार और विपक्ष की ये लड़ाई कितनी गंभीर है, इससे दोनों ओर के तेवरों से समझ लीजिए। राहुल गांधी ने पेगासस जासूसी को राष्ट्रवाद से जोड़ दिया है, जो हमारी आवाज है, जबकि सरकार पहले दिन से कह रही है जासूसी का ये मामला सिर्फ साजिश है। जो पेगासस का मामला है वो हमारे लिए नेशनलिज्म का मामला है, ट्रीजन का मामला है। इस हथियार को आतंकवादियों के खिलाफ प्रयोग करना चाहिए, देशद्रोहियों के खिलाफ प्रयोग करना चाहिए। हम नरेंद्र मोदी जी से, अमित शाह से ये पूछ रहे हैं कि आपने इस हथियार का प्रयोग हिंदुस्तान के लोकतांत्रिक इंस्टीट्यूशंस के खिलाफ क्यों किया? राहुल जी, हथियार डाल दिया गया है आपके फोन में, तो आप इतने दिन तक बैठे क्यों हुए? आपको पता है आपके फोन के अंदर हथियार है। आप हथियार निकालने के लिए फॉरेंसिक डिपार्टमेंट गए, आप पुलिस थाने में जाके हथियार निकालने के लिए एफआईआर किया आपने? कोई हथियार नहीं है। जो चीज है नहीं उसका हथियार बना करके पार्लियामेंट को रोकना, एक नॉन एग्जिस्टेंट इशू को इशू बना करके किस प्रकार वो हथियार के रूप में काम करे ताकि ये लोग पार्लियामेंट से नदारत रहे, ताकि असली मुद्दों पर चर्चा ना हो। बारे में गृह कार्य संबंधित स्थायी समिति के धन्यवाद। सरकार से विपक्ष की लड़ाई में एक मोर्चा राहुल का है तो दूसरा ममता बनर्जी का। 11 पर अपने नाम के सामने उल्लेखित विषय उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय से संबंधित अनुदान की मांगों। संसद के भीतर टीएमसी के सांसद पेगासस जासूसी पर सबसे ज्यादा आक्रामक हैं। बंगाल में ममता सरकार ने पूर्व जजों की जांच कमेटी बना दी है, लेकिन जब राहुल की मौजूदगी में 14 विपक्षी पार्टियों की जुटान हुई तो टीएमसी नदारद थी। अलबत्ता जब सोनिया गांधी और राहुल गांधी से ममता 10 जनपद पर मिलने गईं, तो जरूर पेगासस पर उनकी बातचीत हुई। पेगासस का रिप्लाई क्यों नहीं दे रहा है गवर्नमेंट? पेगासस को रिप्लाई तो देना चाहिए। ये तो जनता ने जानने चाहता है। जनता को जानने के लिए सबसे ज्यादा लोकसभा होता है, जो पब्लिक हमारा पार्लियामेंट है, राज्यसभा है। अगर लोकसभा राज्यसभा में पॉलिसी डिसीजन नहीं अनाउंस होता, अगर डिस्कशन नहीं होता, तो कहाँ पे चर्चा होगा? ये चर्चा चाय पे दुकान में नहीं होता है, ये चर्चा पार्लियामेंट में होता है। वैसे जब पेगासस जासूसी को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच संसद में तकरार है और संसद में व्यवधान पड़ा है, तो इस बीच सरकार ने शोर शराबे के बीच भी विधायी कामकाज निपटाने का दांव चल दिया। 26 जुलाई को 3 बिलों को सरकार ने लोकसभा में रखा। 27 जुलाई को 2 बिल लोकसभा में पेश कर दिए गए। 27 जुलाई को राज्यसभा ने मरीन एड्स टू नेविगेशन बिल 2021 पास कर दिया। 28 जुलाई को आईबीसी बिल लोकसभा में पास हुआ। 28 जुलाई को राज्यसभा में जुवेनाइल जस्टिस बिल पास हो गया। शोर शराबे के बीच ही लोकसभा ने सरकार को स्वास्थ्य मंत्रालय के लिए अतिरिक्त 23,675 करोड़ खर्च करने पर मुहर लगा दी। इस बीच राज्यसभा में आईटी मंत्री का जवाब फाड़ने वाले टीएमसी सांसद शांतनु सेन पर निलंबन की कार्रवाई जैसा कदम लोकसभा में भी उठ सकता है। बुधवार को लोकसभा में पर्चे फाड़कर आसन की ओर फेंकने पर करीब 10 सांसदों पर कार्रवाई हो सकती है। और क्या यानी सरकार और विपक्ष के बीच तकरार का नया मोर्चा खुल सकता है। दिल्ली से मौसमी सिंह और हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। मेरे खिलाफ वो हथियार का प्रयोग किया गया। पेगासस जासूसी मामले पर राजनीति की तकरार है, ऐसे में इस मामले से उठे सवालों का विश्लेषण जरूरी है। इससे ही खबर की पूरी पिक्चर समझ में आएगी। भारत में जरूरी सर्वेलांस के लिए 2 कानून हैं, जिनमें पहला है टेलीग्राफ एक्ट 1885, दूसरा है आईटी एक्ट 2000। टेलीग्राफ एक्ट के सेक्शन 5(2) के जरिए देश हित से जुड़े मसलों पर सरकार या उसकी एजेंसियां कॉल इंटरसेप्ट का अधिकार रखती हैं। लेकिन टेलीग्राफ एक्ट के इसी सेक्शन में
यह भी लिखा है कि पत्रकार कॉल इंटरसेप्ट के दायरे में नहीं आएंगे। यहां 1996 का सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश जान लेते हैं। इस आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सरकार को खुफिया जानकारी जुटाने का अधिकार तो है, लेकिन नागरिकों की निजता का हनन नहीं हो सकता। आईटी एक्ट के सेक्शन 69 की बात करें तो इस कानून के तहत इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलांस का कानूनी फ्रेमवर्क है। आईटी एक्ट के तहत सभी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन इंटरसेप्ट किए जा सकते हैं। अब अगर सरकार ने सर्वेलांस के लिए पेगासस स्पाईवेयर को मंजूरी दी है या देती है तो उसे आईटी एक्ट और टेलीग्राफ एक्ट दोनों का इस्तेमाल करना होगा। लेकिन सवाल है कि अगर किसी व्यक्ति को पेगासस से सर्वेलांस का संदेह है तो वो क्या करे? भारत में कानूनों की मौजूदा स्थिति के अनुसार वो व्यक्ति केवल निजता के अधिकार के तहत न्याय मांग सकता है। साथ ही इसे लेकर कोई स्पष्ट कानून न होने से उसके मामले में जजों की राय पर फैसला निर्भर करेगा। बीजेपी इन पेचीदगियों को समझती है, इसीलिए वो राहुल गांधी को चुनौती दे रही है कि वो एफआईआर कराकर अपने फोन को जांच के लिए दे दें। अक्सर आपने भारत चीन बॉर्डर से हिंसक झड़प की खबरें सुनी होंगी, जिसके वीडियो और तस्वीरें भी सामने आते रहते हैं। आज तक ने ऐसी घटनाओं की कई बॉर्डर रिपोर्ट भी आपको दिखाई, लेकिन हमने कभी सोचा भी नहीं था कि हमें किसी ऐसे बॉर्डर की ग्राउंड रिपोर्ट तैयार करनी पड़ेगी जहां देश के ही दो राज्यों की पुलिस दुश्मन की तरह एक दूसरे के खिलाफ मरने मारने पर उतारू हो गई। हम बात कर रहे हैं असम और मिजोरम के लैलापुर बॉर्डर की, जहां सोमवार को दोनों राज्यों की पुलिस आमने सामने आ गई। करीब 1 घंटे तक दोनों तरफ से गोलियां चली, पत्थरबाजी हुई, लाठी डंडों से लड़ाई हुई, जिसमें असम पुलिस के 6 जवानों की मौत हो गई, जबकि 50 से ज्यादा लोग घायल हो गए। असम मिजोरम के बॉर्डर पर इस हिंसक कांड ने पूरे देश को हैरान परेशान किया। दोनों राज्य सरकारें एक दूसरे को इस हिंसा के लिए जिम्मेदार ठहराने लगी। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि असम और मिजोरम का बॉर्डर सोमवार को भारत पाकिस्तान बॉर्डर जैसा दिखने लगा? इस घटना की तहकीकात करने के लिए आज तक की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची है, ताकि इस खबर का पूरा सच देश के सामने आ सके। जहां हथियारबंद लोग अंधाधुंध फायरिंग कर रहे थे, जहां खूनी संघर्ष में लोग कैसे जान बचाकर भाग रहे थे, जहां दोनों तरफ से लाठियां चल रही थीं, जहां गोलियां चल रही थीं, जहां दो राज्यों की पुलिस ऐसे लड़ रही थी जैसे दो देशों की सेनाएं लड़ती हैं। उस असम मिजोरम के लैलापुर बॉर्डर पर आज तक की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची तो वहां युद्ध के बाद वाली शांति थी। ये है कुरीसरा एरिया, ये असम मिजोरम बॉर्डर के पास ही एक इलाका है और यहाँ पर एक असम पुलिस की एक कैंप यहाँ पर बनाया गया है। ये टेम्पोरी कैंप है और ये यहाँ पर असम पुलिस के जवान तैनात किया गया है यहाँ पर। और इस रास्ते पर अगर देखा जाए कि यहाँ से करीबन 6 किलोमीटर के दूरी पर ही जो ओरिजिनल असम मिजोरम के जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉर्डर है वो यहाँ से करीबन 6 किलोमीटर आगे वहाँ पर है। सोमवार की घटना के बाद मंगलवार को आज तक की टीम असम मिजोरम के उस लैलापुर बॉर्डर पर पहुंची, जहां खूनी संघर्ष में असम पुलिस के 6 जवानों की मौत हो गई, कई पुलिस वाले और स्थानीय लोग घायल हो गए। आखिर उस दिन हुआ क्या था? आज तक के कैमरे पर चश्मदीदों ने पूरी कहानी सुनाई। अचानक से वो लोग मेजर लोग हमला कर दिया और मार्बल से हमला के मेरा भी एक जख्मी हुआ, यहाँ पे भी मेरा भी टूटा, मार्बल से फेंका तो, और हमारा सिविलियन भी बहुत जख्म हुआ। ये फायरिंग कितनी देर तक चली? 30-35 मिनट तक चली। धड़ाधड़ फायरिंग धड़ाधड़ चले। जो जनरल पब्लिक है उनके पास भी हथियार थे? उनके पास भी हथियार थे, मशीन गन और मार्बल से वो लोग फायरिंग किया था। कल में 4 बजे में हम लोग उधर में गया है, ऊपर में हम लोग का 6 आदमी को मार दिया और हम लोग का सिविल 1 आदमी को मार दिया और कोई थोड़ा चोट लगा है, बहुत हैं अभी हॉस्पिटल में। अभी मेरे को उधर भी मारा है, यारगन से मारा है हम लोग को। उन लोग तो मिजो लोग इतना गद्दारी करता है, ऐसे करता है, हम लोग को मारते रहता है। उन लोग ज़्यादा फायरिंग किया था
स्नाइपर से फायरिंग किया था। मैं अपने खुद आंखों से देखा है। सोमवार को असम और मिजोरम बॉर्डर पर जो हुआ वो कोई पहली बार नहीं हुआ। 150 साल से दोनों राज्य भारत पाकिस्तान की तरह आमने सामने हैं, लेकिन पिछले महीने जून से ये तनाव बढ़ने लगा। ग्राउंड रिपोर्टिंग के दौरान आज तक इस ताजा विवाद की जड़ तक पहुंचा। 30 जून को मिजोरम ने असम पर सीमावर्ती जिलों में से एक कोलासिब में अपनी भूमि पर अतिक्रमण करने का आरोप लगाया। बदले में असम ने मिजोरम पर आरोप लगा दिया कि उसके सीमावर्ती जिलों में से एक हैलाकांडी तक 10 किलोमीटर अंदर तक मिजोरम ने अवैध निर्माण करवाए हैं। इसके बाद असम पुलिस मिजोरम के कोलासिब जिले में बॉर्डर से करीब 5 किलोमीटर अंदर एतलांग हंगार पर नियंत्रण करने पहुंची। इसके बाद बढ़ते तनाव के बीच खबरें आने लगी थीं कि असम के अधिकारियों ने मिजोरम के कोलासिब जिले के बुराचेप में अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाया। बुराचेप को असम अपनी सीमा का इलाका बताता है, लेकिन इस बात से तनाव बढ़ गया और यहीं पर असम सरकार की एक टीम पर ग्रेनेड से हमला हुआ। इसके बाद 25 जुलाई को कथित तौर पर लैलापुर बॉर्डर के पास मिजो किसानों की 8 झोपड़ियों को जला दिया गया। इससे तनाव बड़ी हिंसा में बदल गया और उसके बाद क्या हुआ वो भारतीय इतिहास में एक कलंक बन गया। हम लोग जुट जैसा परिवेश नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन हम लोगों का जो जमीन है, हम लोगों का जो बाउंड्री है, वो बाउंड्री हम लोगों को रखने के लिए हम मजबूर हूँ। हम लोग देहप्रतिज्ञ हूँ, हम लोग ये जैसे तैसे भी छोड़ूंगा नहीं। और हम लोगों का ज़मीन ऑलरेडी जो मिजोरम सरकार ने ले लिया उसको हम लोग रिक्लेम करूँगा। उसमें हम लोग इसके लिए हम लोग केंद्रीय सरकार का जो सहाय है वो भी मांगूंगा। लेकिन मतलब जैसे भी हो हम लोगों का ज़मीन, हम लोग का सीमा वो अटूट रखने के लिए, कायम रखने के लिए जो करना है हम लोग करूँगा। दो राज्यों के बीच सीमा विवाद कोई अनोखी बात नहीं है, लेकिन असम मिजोरम की सीमा पर जो हुआ उसने सारी हदें पार कर दी। वो भी तब जब मिजोरम कभी असम का एक जिला हुआ करता था। 1972 में वो अलग होकर एक केंद्र शासित प्रदेश बना और फिर 20 फरवरी 1987 को इसे भारत के 23वें राज्य का दर्जा मिल गया। यानी जो दो राज्य कभी एक हुआ करते थे वो जमीन के लिए अब जानी दुश्मन की तरह लड़ रहे हैं। अभी हम हैं कुलीसरा एरिया में। ये असम मिजोरम बॉर्डर के पास ही एक इलाका है और ये इलाका है असम के कासा डिस्ट्रिक्ट में। और यहाँ पर एक देखा जाए कि ये रास्ता है, ये रास्ता असम मिजोरम बॉर्डर के पास में ये रास्ता गया हुआ है और इसी रास्ते को लेकर ही तनाव शुरू हुआ था असम मिजोरम पुलिस के बीच। आज तक की टीम सिलचर अस्पताल पहुंची, जहां असम पुलिस के 48 घायल जवानों का इलाज चल रहा है। उन्हीं में से एक हैं गोपी कांता सिन्हा। उन्हें पैर में मिजोरम पुलिस की गोली लगी है, लेकिन सबसे ज्यादा दर्द दिल में उठ रहा है। हम लोग तो सोचा नहीं था ऐसा होगा बोल के, क्योंकि एक ही देश का है। वो लोग हम लोग का भाई था, मगर उन लोग अचानक हम लोग का ऊपर फायर डाल दिया सर। मुझे लोग पत्थर में से ड्रिल मारा है, वो गुल्ली चुड़ा है, बम मारा है। हम लोग सामने था और पहले हमारा ऑटो में पत्थर लगा है। पत्थर लगाने बाद में हमें लेट पोजीशन में झाप दिए। हथियार गैस गन हमारा साथ में था, एम्यूनिशन था, वो लेके नीचे गता में गिरा है, इसलिए लेट पोजीशन में हुआ है, इसलिए हमारा जान बचा है। हमारा किनारे में एक आदमी गुल्ली लगा है, बॉडी पूरा बॉडी में बसाव हल्ला कर रहा है। असम मिजोरम के लैलापुर बॉर्डर पर इस वक्त शांति है, लेकिन हवा में अनहोनी की आशंकाएं तैर रही हैं। सीमा विवाद तो देश के कई और राज्यों के बीच भी है, लेकिन ऐसा खून खराबा कभी नहीं हुआ। इसकी जानकारी 27 जुलाई यानी कल ही गृह मंत्रालय की तरफ से लोकसभा में दी गई। इसमें बताया गया है कि असम का अपने चारों पड़ोसी राज्यों मिजोरम, अरुणाचल, मेघालय और नागालैंड के साथ सीमा विवाद है। नागालैंड के साथ असम की 500 किलोमीटर की सीमा है। वहां मीरापानी नाम के एक छोटे से सीमावर्ती गांव की जमीन को लेकर सीमा विवाद है। ये गांव नागालैंड के वोखा जिले और असम के गोलाघाट जिले की सीमा पर स्थित है। मेघालय के साथ असम का रिभोई जिले को लेकर सबसे बड़ा सीमा विवाद है। दोनों राज्यों के बीच 884 किलोमीटर की सीमा है और कुल 12 इलाकों को लेकर छोटे मोटे विवाद है।
इसके अलावा लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के बीच भी एक सीमा विवाद है। यह विवाद हिमाचल के लाहौल स्पीति जिले को लद्दाख के लेह जिले से जोड़ने वाले छोटे से इलाके साचू को लेकर है। कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच भी आजादी के बाद ही बेलगाम जिले को लेकर खींचतान चलती आ रही है। कर्नाटक की सीमा में आने वाले बेलगाम पर महाराष्ट्र अपना दावा जताता है। पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के बीच भी सीमा विवाद है। यह विवाद बालासोर जिले और उड़ीसा के मयूरभंज जिले के कुछ इलाकों को लेकर है। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के बीच नबरंगपुर और झारसुगुड़ा जिले के कुछ गांवों की जमीन को लेकर विवाद चल रहा है। गुजरात और राजस्थान के बीच भी मानगढ़ हिल्स की जमीन को लेकर सीमा विवाद है, जिसके आधे हिस्से पर गुजरात दावा करता है, लेकिन राजस्थान उसके पूरे इलाके को अपना हिस्सा मानता है। उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के बीच भी 21 गांवों की जमीन को लेकर सीमा विवाद चल रहा है। यह विवाद 1960 से चलता आ रहा है। यानी दो राज्यों के बीच सीमा विवाद होना न तो कोई नई बात है और न ही कोई इतनी बड़ी बात कि उसे लेकर दोनों एक दूसरे के दुश्मन बन जाएं और हालात इतने खराब हो जाएं कि बॉर्डर पर गोलियां चलाने लग जाएं, जैसा कि असम मिजोरम बॉर्डर पर सोमवार को हुआ। असम सरकार के सूत्रों का कहना है कि इस घटना के पीछे बॉर्डर वाले इलाकों में सक्रिय ड्रग माफिया की साजिश हो सकती है। सूत्रों के अनुसार असम सरकार की एंटी ड्रग मुहिम के तहत असम मिजोरम बॉर्डर पर सुपारी और सिगरेट की तस्करी करने वाले माफियाओं को गिरफ्तार किया गया है। पिछले 2 महीने में असम मिजोरम बॉर्डर पर करोड़ों रुपए का सामान असम पुलिस ने जब्त किया, जो मिजोरम में म्यांमार बॉर्डर से भारत पहुंचाया गया था। हाल ही में असम पुलिस ने एक बड़े ड्रग तस्करी रैकेट का पर्दाफाश किया था और मिजोरम बॉर्डर से असम में लाई गई 32 किलो हेरोइन की खेप को जब्त किया था। असम सरकार के सूत्रों ने दावा किया है कि मिजोरम पुलिस की भी तस्करों से मिली भगत होने की आशंका उन्हें है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा भी बॉर्डर पर हिंसक झड़प में असामाजिक तत्वों के साथ मिजोरम पुलिस की मिलीभगत होने का इशारा कर चुके हैं। हालांकि ये सारी बातें असम की तरफ से की गई हैं। मिजोरम की तरफ से यही कहा जा रहा है कि असम ने लड़ाई की शुरुआत की। अब एक ब्रेक के बाद केरल में हुए कोरोना ब्लास्ट का विश्लेषण करेंगे, क्योंकि भारत में रोज सामने आने वाले कोरोना मामलों में से आधे केरल से हैं। इस विश्लेषण के लिए थोड़ा सा इंतजार, रहिए खबरदार। आप देख रहे हैं खबरदार। जब पूरे देश में कोरोना परास्त हो रहा है, तब अकेला केरल ऐसा राज्य है जहां कोरोना का ब्लास्ट हो रहा है, जहां रोजाना देश के 50% कोरोना केस दर्ज हो रहे हैं। पिछले 24 घंटे में देश भर में कोरोना के 43,654 नए केस सामने आए, जबकि 640 की मौत हुई। इनमें से आधे से भी ज्यादा 22,129 केस सिर्फ केरल से हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना से केरल में 156 मौतें हो गई। ऐसे में सवाल यह उठता है कि आखिर केरल में कोरोना कोई अलग ही चाल चल रहा है, या कोरोना के खिलाफ केरल के चाल चलन में ही कोई खामी। कोरोना के पंजों में जकड़ता केरल। भारत के 50% कोरोना केस का गढ़ केरल। एक दिन में 22,000 से ज्यादा कोरोना केस का रिकॉर्ड बनाने वाला केरल। 12% से ज्यादा पॉजिटिविटी रेट वाला इकलौता राज्य केरल। देश के 1/3 से ज्यादा एक्टिव कोरोना केस वाला राज्य केरल। जब देश दूसरी लहर से निकलने के रास्ते में है, तब केरल तीसरी लहर के भंवर में फंसा हुआ नजर आ रहा है। केरल में 1.2 के आसपास चला हुआ है। अगेन इट शोज दैट वायरस रेप्लिकेशन इज गोइंग ऑन, चेन्स ऑफ ट्रांसमिशन आर गोइंग ऑन। भारत के आधे से ज्यादा कोरोना केस अकेले केरल में सिमट कर रह गए, और चिंता की बात यह है कि पिछले 4 हफ्तों में वहां कोरोना केस लगातार बढ़ रहे हैं। 28 जून के बाद मल्लापुरम में 59% केस बढ़े हैं। त्रिशूर में 45% से ज्यादा केस बढ़े हैं। एर्नाकुलम में भी केस एक महीने में 46.5% ज्यादा आने लगे हैं, जबकि कोट्टायम में करीब 64% का इजाफा हुआ है। और ये स्थिति तब है जब केरल में करीब 15% लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी हैं, जो कोरोना से जंग में केरल की खराब होती हालत की कहानी बयां कर रहे हैं। Day before yesterday, the government distributed 4.5 lakhs. After this information was released, now government is saying that no vaccine is available from the government. केरल में कोरोना का जो कहर दिख रहा है, उसकी वजह यह भी है कि हाल के दिनों में केरल में सुपर स्प्रेडर इवेंट देखे गए। केरल सरकार ने 21 जुलाई को बकरीद के मौके पर कोविड गाइडलाइंस में 3 दिन की ढील दी और कोरोना के घटते केस तेजी से उछाल मारने लगे।
केरल सरकार ने सबरीमला मंदिर को 5 दिन की मासिक पूजा के लिए 17 से 21 जुलाई तक के लिए खोल दिया और कोविड नियमों में भी छूट दी। और फिर इसका असर जैसे ही केरल की कोरोना टैली पर दिखना शुरू हुआ, बीजेपी को विजयन सरकार पर तंज कसने का मौका मिल गया। बकरा ईद के समय जो रिलैक्सेशन 3 दिन का केरल सरकार ने दिया, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी चिंता जताई थी, मगर दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, तुष्टीकरण की राजनीति जीती और सुप्रीम कोर्ट के इस हिदायत को केरल की सरकार ने पालन नहीं किया। नतीजा 22,000 केस आज केरल के अंदर आए हैं। नतीजा आज केरल एक दूसरे वेव की ओर बढ़ रहा है। राजनीति अपनी जगह है, लेकिन अगर देश के आधे से ज्यादा केस अकेले केरल में सामने आ रहे हैं तो सवाल तो उठेंगे। लेकिन केरल सरकार कोरोना के बढ़ते मामलों पर कोविड नियमों में ढील से ज्यादा दोष कोरोना वैक्सीन की कमी पर मढ़ रही है। The sero prevalence study shows that the number of people infected or the number of people who has antibody in their body is 42%. It means that more than 50% of the total population is unaffected. People of Kerala, they are coming forward to get vaccinated, but the thing is that we don't have vaccine. देश के सबसे शिक्षित राज्य का दर्जा प्राप्त केरल कोरोना संक्रमण को काबू करने की कोशिशों में फेल रहा है। यह सिर्फ केरल की हार नहीं है, बल्कि कोरोना से जंग में पूरा देश पिछड़ रहा है। आज तक ब्यूरो। अब अमेरिका की तिब्बती चाल। भारत दौरे पर आए अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने अपनी 2 खास मुलाकातों से चीन की दुखती रग पर हाथ रख दिया। ब्लिंकन ने आज तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा के 2 प्रतिनिधियों से अलग अलग मुलाकातें की। इन मुलाकातों के कूटनीतिक संदेश को डिकोड करती हुई यह रिपोर्ट हमने तैयार की। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंक ने अपने भारत दौरे की मुलाकातों का सिलसिला ही ऐसे शुरू किया जिस पर चीन को चिढ़ मचेगी। सिविल सोसाइटी राउंड टेबल में कहने को तो भारत के सभी बड़े धर्मों के प्रतिनिधि थे, लेकिन तिब्बती धर्मगुरु गेशे दोरजी दामदुल की मौजूदगी चर्चा का विषय बन गई है। गेशे दोरजी दामदुल दिल्ली में तिब्बत हाउस के निदेशक हैं और दलाई लामा के पूर्व वार्ताकार हैं। ब्लिंक की मुलाकात तिब्बत के सिर्फ एक धर्मगुरु से नहीं हुई है। उन्होंने दलाई लामा और तिब्बत की निर्वासित सरकार के प्रतिनिधि नगोदुप डोंगचुंग से अलग से मुलाकात भी की है। अमेरिकी विदेश सचिव एंटनी ब्लिंकन ने भारत के दौरे पर तिब्बत के प्रतिनिधियों से बातचीत की है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके कई सामरिक संकेत मिलते हैं। सबसे पहले तो अमेरिका और भारत ने मिलकर एक साझा तौर पर यह निर्णय लिया होगा कि जब सेक्रेटरी ब्लिंकन यहाँ होंगे तो वो दलाई लामा के प्रतिनिधि से मिलेंगे, और इसका सीधा निशाना बीजिंग पर है। जितना ज़्यादा उस पर ये दबाव बढ़ेगा मानवाधिकारों पर, तो चीन और ज़्यादा गुस्सा होगा और इसकी वजह से उसकी जो विश्व भर में उसकी जो साख है, उसकी छवि है, वो और ख़राब होती जा रही है। तो चीन की जो मंशा है कि वो पूरे विश्व में खासतौर पे विकासशील देशों में अपने आप को बहुत बड़े नेता के तौर पर पेश करना चाहता है, उसको धक्का लगेगा। विदेश मंत्री ब्लिंक की भारत में तिब्बती प्रतिनिधियों से मुलाकात इसलिए भी अहम हो जाती है क्योंकि अभी हाल ही में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग तिब्बत के दौरे पर आए थे। तिब्बत के अपने दुर्लभ दौरे में उन्होंने तिब्बत पर चीनी अधिकार की नुमाइश भी की थी। इससे पहले जून के आखिरी हफ्ते में चीन ने तिब्बत में वो बुलेट ट्रेन दौड़ानी शुरू की है। वो वहां तक जाती है जहां से अरुणाचल प्रदेश की सीमा बहुत दूर नहीं है। लेकिन अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंक का संकेत अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति का दांव कहा जा सकता है। अमेरिका में तिब्बत पर कई बिल प्रस्तावित हैं और इस बात की जरूरत जताई जा रही है कि तिब्बत को स्वायत्त क्षेत्र घोषित किया जाए। कई अमेरिकी सांसद तिब्बत को चीन से मुक्त कराने की बात खुल्लम खुल्ला कर चुके हैं। भारत की धरती से अमेरिका ने तिब्बत वाला संदेश दिया है, जबकि इसी 6 जुलाई को दलाई लामा के 86वें जन्म दिवस पर नरेंद्र मोदी ने बतौर प्रधानमंत्री पहली बार सार्वजनिक बधाई दी थी। इसका सीधा निशाना बीजिंग पर है क्योंकि चीन ने एक तो अतिक्रमण किया हुआ है हमारे सरहद पर पिछले 1.5 साल से
एक संकट चलता आ रहा है, विवाद LAC का। और चीन कहती है कि अरुणाचल प्रदेश उनका है और चीन कहती है कि लद्दाख भी उन्हीं का है। तो इस संकट से निपटने के लिए एक तो होता है कि एक कड़ा संदेश जाए दूसरी तरफ, और भारत ने मेरे ख्याल से अमेरिका के साथ ये बिल्कुल तालमेल करके ये कदम उठाया है। ब्लिंक के दौरे का असल मसला अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया के चतुर्भुज को और मजबूत करना है। इस क्वाड साझेदारी से चीन पहले ही असहज है और अब अमेरिका का तिब्बत कार्ड उस पर और भारी पड़ सकता है। गीता मोहन के साथ आज तक ब्यूरो। खबरदार के आखिरी हिस्से में आपके काम की खबर। केंद्रीय कैबिनेट ने डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन संशोधन बिल को मंजूरी दे दी है। इस मंजूरी के बाद बैंक के डूबने की स्थिति में आपकी 5 लाख रुपए तक की रकम सुरक्षित रहेगी। जमाकर्ताओं को 90 दिन के अंदर यह पैसा मिल जाएगा। अभी तक बैंक में जमा 1 लाख रुपए तक की रकम ही सुरक्षित होती है। सरकार ने 2020 में ही डिपॉजिट इंश्योरेंस की लिमिट 5 गुना बढ़ाने का ऐलान किया था, लेकिन कैबिनेट की मंजूरी अब मिली है। इसे संसद की मंजूरी मिलना बाकी है। खबरदार में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।